प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2004 से 2014 तक सरकार चलाने वाली यूपीए गठबंधन को आईना दिखा दिया। ये आईना था व्हाइट पेपर, जिसे संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। मोदी सरकार के श्वेत पत्र में सरकार ने बताया कि 2004 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यूपीए को मजबूत आर्थिक विरासत वाली सरकार सौंपी, लेकिन यूपीए सरकार की खोखली आर्थिक नीतियों एवं आर्थिक घोटालों ने देश की अर्थव्यवस्था को कर्ज और राजकोषीय घाटे में डुबो दिया। देश को ऐसे हालात में पहुंचा दिया कि विदेशी निवेशक निवेश करने से हिचकने लगे। विनिर्माण क्षेत्र में जबरदस्त गिरावट आई, महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई और जनता जरूरी सुविधाओं के लिए तरसने लगी। नमस्कार, मैं हूं ऋचा अमृत। आज की रियल स्टोरी मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए श्वेत पत्र पर है, जिसमें 2004 से 2014 तक की यूपीए सरकार की नाकामियों की कहानी है और 2014 से अब तक हुए विकास कार्यों का लेखा जोखा भी है। अब सबसे पहला सवाल जो आपके मन में उठ रहा होगा वो यही होगा कि आखिर ये व्हाइट पेपर या श्वेत पत्र होता क्या है। तो चलिए कुछ शब्दों में पहले आपको श्वेत पत्र के बारे में बता देते हैं। श्वेत पत्र की शुरुआत 102 साल पहले 1922 में ब्रिटेन में हुई थी। ये किसी विषय के बारे में ज्ञात जानकारी, सर्वेक्षण या अध्ययन के परिणाम का सारांश होता है। एक श्वेत पत्र किसी भी विषय के बारे में हो सकता है। आर्थिक मामलों से जुड़े श्वेत पत्र में सरकार या किसी संस्था की कमियों, उससे होने वाले दुष्परिणाम और सुधार करने के लिए सुझाव शामिल होते हैं। 8 फरवरी को मोदी सरकार द्वारा जारी किए गए श्वेत पत्र का विषय भी यही था। 2004 से 2014 तक की यूपीए सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन से हुए दुष्परिणाम। 2004 में जब यूपीए सरकार ने अपना कार्यकाल शुरू किया, तब अर्थव्यवस्था 8% से अधिक की दर से बढ़ रही थी। उद्योग और सेवा क्षेत्र की वृद्धि 7% से अधिक थी और वित्तीय वर्ष 2004 में कृषि क्षेत्र की वृद्धि 9% से ज्यादा थी। 2004 से 2008 के बीच अटल सरकार के सुधारों के प्रभावों और अनुकूल वैश्विक परिस्थितियों के कारण अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी। यूपीए सरकार ने 2008 तक की आर्थिक वृद्धि का श्रेय तो अपने नाम कर लिया, लेकिन 2008 के बाद राजकोषीय घाटे, क्रेडिट आउटफ्लो और मुद्रास्फीति जैसे प्रमुख आर्थिक इंडिकेटर्स के गिरने का ठीकरा वैश्विक मंदी पर फोड़ दिया। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2 साल की कोविड महामारी और रूस यूक्रेन के 1 साल के संकट के बावजूद सभी राजकोषीय संकेतकों को नियंत्रण में रखा। व्हाइट पेपर में मोदी सरकार ने यूपीए सरकार के दौरान महंगाई नियंत्रण से बाहर होने का भी लेखा जोखा प्रस्तुत किया। 2009 से 2014 के बीच महंगाई चरम पर रही और इसका नुकसान आमजन को भुगतना पड़ा। वित्त वर्ष 2009 और वित्त वर्ष 2014 के बीच 6 साल के लिए उच्च राजकोषीय घाटे ने सामान्य और गरीब परिवारों पर परेशानियों का पहाड़ खड़ा कर दिया। वित्त वर्ष 2010 से 2014 तक औसत वार्षिक मुद्रास्फीति दर दोहरे अंकों में थी। कुल मिलाकर 10 साल की बात करें तो वित्त वर्ष 2004 से 2014 के बीच अर्थव्यवस्था में औसत वार्षिक मुद्रास्फीति 8.2% थी। इस दर से अधिक महंगाई किसी भी राष्ट्र के लिए घातक होती है और भारत जैसे डेवलपिंग देश के लिए तो ये किसी आपदा से कम नहीं थी। हालत तो ये थी कि खाद्यान्न मुद्रास्फीति यूपीए के आखिरी कुछ सालों में लगातार डबल डिजिट में बनी हुई थी। एक तरफ लगातार घटती जीडीपी ग्रोथ और दूसरी तरफ कमर तोड़ महंगाई। भारत के गरीबों ने दोहरी मार कई साल तक झेली। श्वेत पत्र में मोदी सरकार ने बताया कि कैसे यूपीए सरकार के दौरान बुरे ऋणों या बैड लोन्स की समस्या ने बैंकों को करीब करीब तबाह कर दिया था। जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार सत्ता में आई थी, तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जीएनपीए यानी ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का अनुपात 16% था और जब 2004 में सत्ता पर यूपीए काबिज हुई, तब ये प्रतिशत 7.8 था और सितंबर 2013 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कमर्शियल लोन्स के फैसलों में यूपीए सरकार के राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण पुनर्गठित ऋणों सहित यह अनुपात बढ़कर 12.3 पहुंच गया। व्हाइट पेपर में बताया गया है कि यूपीए सरकार के दौरान वित्त वर्ष 2004 से 2014 के बीच ईसीबी यानी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक वृद्धि दर से बढ़कर 21.1% पर पहुंच गया, जबकि मोदी सरकार के दौरान वित्त वर्ष 2014 से 23 तक 9 वर्षों में ये 4.5% की वार्षिक दर से बढ़ा। यूपीए सरकार के दौरान आर्थिक कुप्रबंधन का आलम यह था कि विदेशी मुद्रा भंडार
जो जुलाई 2011 में लगभग 294 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, वो अगस्त 2013 तक घटकर लगभग 256 बिलियन अमेरिकी डॉलर ही रह गया। सितंबर 2013 के अंत तक आयात के लिए विदेशी मुद्रा भंडार 6 महीने से थोड़े अधिक समय के लिए ही पर्याप्त था, जबकि मार्च 2004 के अंत में यह 17 महीने के लिए पर्याप्त था। यानी भारत की अर्थव्यवस्था में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जहां यूपीए सरकार की नाकामी प्रदर्शित ना होती हो। यूपीए सरकार ने अपनी हर आर्थिक नाकामी के लिए 2008 में आई वैश्विक मंदी को जिम्मेदार ठहराया, जबकि वास्तविकता ये थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत अधिक प्रभावित नहीं हुई थी। लेकिन स्पिल ओवर प्रभावों से निपटने के लिए एक राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की गई, जो उस समस्या से कहीं अधिक बदतर थी जिससे सरकार निपटना चाहती थी। ये वित्त पोषण और रखरखाव की केंद्र सरकार की क्षमता से कहीं परे था। दिलचस्प बात यह है कि इस प्रोत्साहन का उन परिणामों से कोई संबंध नहीं दिखा जिसे हासिल करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था उस हद तक प्रभावित ही नहीं हुई थी। परिणाम यह हुआ कि यूपीए सरकार का राजकोषीय घाटा उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक हो गया और बाद में सरकार को 2011-12 के बजट की तुलना में बाजार से 27% अधिक उधार लेना पड़ा। मोदी सरकार ने श्वेत पत्र में सारी बातें विस्तार से बताई हैं। इसके अलावा यूपीए सरकार ने भविष्य के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण में अपनी विफलता तो खुद ही स्वीकार कर ली थी। एक जनहित याचिका के जवाब में सुप्रीम कोर्ट को सौंपे गए हलफनामे में यूपीए सरकार ने कहा कि लगभग 40,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों में से 24,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग 1997 से 2002 तक एनडीए शासन के दौरान जोड़े गए थे। यूपीए के 10 वर्षों में केवल 16,000 किलोमीटर ही राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जा सके हैं। यानी यूपीए ने बुनियादी ढांचे के निर्माण की गंभीर उपेक्षा की, जिससे औद्योगिक और आर्थिक विकास में गिरावट आई। रिजर्व बैंक की कई रिपोर्ट्स ने यूपीए सरकार द्वारा अत्यधिक राजस्व व्यय की ओर भी इशारा किया। खराब नीति नियोजन और कार्यान्वयन के कारण यूपीए के 10 वर्षों के दौरान कई सामाजिक क्षेत्रों की योजनाओं के लिए बड़ी मात्रा में धनराशि खर्च नहीं की गई। 14 प्रमुख सामाजिक और ग्रामीण क्षेत्र के मंत्रालयों में यूपीए सरकार की अवधि 2004 से 14 के दौरान बजटीय व्यय का कुल 94,060 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं किया गया, जो उस अवधि के दौरान संचयी बजट अनुमान का 6.4% था। इसके विपरीत मोदी सरकार ने 2014 से 2024 के बीच बजटीय व्यय का 37,064 करोड़ रुपए बिना खर्च किए छोड़ा, जो संचयी बजट अनुमान का 1% से भी कम है। यूपीए सरकार के तहत स्वास्थ्य व्यय भारतीय परिवारों के लिए एक चिंता का विषय बना रहा। तथ्य यह है कि वित्त वर्ष 2014 में आउट ऑफ पॉकेट व्यय भारत के कुल स्वास्थ्य व्यय का 64.2% था। वित्त वर्ष 2005 में थोड़े सुधार के साथ कुल स्वास्थ्य व्यय 69.4% था। इसका मतलब ये हुआ कि यूपीए सरकार के दौरान स्वास्थ्य व्यय भारतीय नागरिकों की जेब खाली करता रहा। मोदी सरकार ने यूपीए की गलती में सुधार किया। मोदी सरकार के 10 साल में जन औषधि केंद्र मात्र 80 से बढ़कर 10,000 हो गए हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत 50 करोड़ लोगों का स्वास्थ्य बीमा किया गया है। यूपीए सरकार के कमजोर नेतृत्व और इरादे ने रक्षा क्षेत्र को भी पीछे धकेल दिया। 2012 तक सेना उपकरणों और गोला बारूद की कमी से जूझ रही थी। कोई भी रक्षा खरीद नतीजे तक नहीं पहुंची। यहां तक कि यूपीए सरकार के दौरान भारतीय सेना के जवानों को बुलेट प्रूफ जैकेट और नाइट विजन गॉगल्स मुहैया कराने का फैसला भी सालों तक लटका कर रखा गया। तुलना मोदी सरकार के फैसलों से की जाए तो हिमालय क्षेत्र में रणनीतिक परियोजनाएं, HAL ओवरहॉल, रफाल का अधिग्रहण, रक्षा उपकरणों और विनिर्माण के स्वदेशीकरण, OROP, INS विक्रांत, डिफेंस कॉरिडोर, बुलेट प्रूफ जैकेट और ना जाने कितने सैन्य साजो सामान सेना को मुहैया कराए गए। BRO के बजट में 4 गुना वृद्धि हुई। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो मोदी सरकार के त्वरित फैसलों ने सेना को सामर्थ्यवान और आधुनिक बनाया। श्वेत पत्र में यूपीए सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचारों और घोटालों को प्रमुखता से बताया गया। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में 122 टेलीकॉम लाइसेंस शामिल थे, जिसमें 1,76,000 करोड़ रुपए की कटौती की गई थी। CAG के अनुमान के मुताबिक कोलगेट घोटाले से सरकारी खजाने को 1,86,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स, शारदा चिट फंड, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी, ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर, ये कुछ ऐसे घोटाले थे जिन्होंने न सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डाला, बल्कि भारत की छवि को भ्रष्टाचारी देश की छवि बना दिया।
यूपीए सरकार को जुलाई 2012 में हमारे इतिहास की सबसे बड़ी बिजली कटौती के लिए हमेशा याद किया जाएगा, जिसने 62 करोड़ लोगों को अंधेरे में छोड़ दिया और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल दिया। कोयला और गैस जैसी ईंधन की कमी के कारण देश में अंधेरा छा गया। नरेंद्र मोदी को जब भाजपा ने 2014 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया, तभी उन्होंने कह दिया कि यूपीए सरकार जब जाएगी तो बड़ी आर्थिक चुनौती छोड़कर जाएगी। लेकिन मैं घबराता नहीं हूं, मैं सब ठीक कर लूंगा। 2014 के बाद से देश में मोदीनॉमिक्स का युग शुरू हुआ और शुरू हुआ भारत की नाजुक अर्थव्यवस्था का कायाकल्प। यूपीए के 10 साल और मोदी सरकार के 10 सालों का एक फटाफट लेखा जोखा आपको बता देते हैं। वित्त वर्ष 2004 से 14 के बीच महंगाई दर 8.2%। मोदी सरकार के दौरान 2014 से 2023 तक 5%। वित्त वर्ष 2005 से 14 तक औसत पर कैपिटा जीडीपी $3,889 और 2015 से 2023 तक $6,016। वित्त वर्ष 2014 में जीडीपी का पूंजीगत खर्च 1.7% और वित्त वर्ष 2024 में 3.2%। वित्त वर्ष 2014 में इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट $7.6 बिलियन और वित्त वर्ष 2023 में $22.7 बिलियन। यूपीए सरकार के इसी कालखंड में एफडीआई $305 बिलियन और मोदी सरकार के दौरान $596.5 बिलियन। 2014 में स्टार्टअप के रूप में कुल कंपनियां 350 थीं और 31 दिसंबर 2023 तक 1,17,257। 2014 के अंत तक सिर्फ 5 शहरों तक मेट्रो पहुंची थी। 2023 के अंत तक मेट्रो रेल की पहुंच 20 शहरों में है। 2005 से 14 तक 25,700 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण हुआ, जबकि 2015 से 24 तक करीब 55,000 किलोमीटर हुआ। वित्त वर्ष 2013-14 में हाईवे निर्माण की गति 12 किलोमीटर प्रतिदिन थी। 2022-23 में 28.3 किलोमीटर हर रोज है। वित्त वर्ष 2005 से 14 तक नेशनल हाईवे 98,000 किलोमीटर थे। वित्त वर्ष 15 से 23 में इनकी लंबाई 1,45,000 किलोमीटर हो गई है। ब्रॉडगेज रेलवे का विद्युतीकरण 2014 तक 21,800 किलोमीटर हुआ था और नवंबर 2023 तक ये 60,800 किलोमीटर हो गया है। देश में एयरपोर्ट 2014 के अंत तक मात्र 74 थे, जबकि फरवरी 2024 तक इनकी संख्या 149 हो गई है। यूपीए काल में प्रमुख बंदरगाहों पर कार्गो यातायात 581 मिलियन टन था, जो मोदी सरकार में बढ़कर 784 मिलियन टन हो गया है। एनपीए संकट से मोदी सरकार ने बैंकों को निकाला। यूपीए सरकार के दौरान जो बैंक बर्बाद होने के कगार पर खड़े थे, वही बैंक लगातार वित्त वर्ष 2023 और 24 में 10,000 करोड़ रुपए के फायदे में है। जेपी मॉर्गन के गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट्स में भारत को शामिल करने की घोषणा एक उल्लेखनीय उपलब्धि है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत के बढ़ते कद को रेखांकित करती है। इससे न केवल भारत को अधिक धन जुटाने में सहायता मिलेगी, बल्कि सरकारी प्रतिभूतियों के लिए निवेशक आधार भी बढ़ेगा और भारत को देश की बढ़ती उधार जरूरतों को पूरा करने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा गोल्डमैन सैक्स इंडिया इक्विटी पोर्टफोलियो जैसे भारत के इक्विटी बाजारों में निवेश चाहने वाले निवेशकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष फंड तैयार किए जा रहे हैं। सरकार ने प्रौद्योगिकी को सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम के रूप में उपयोग किया है और जेएम ट्रिनिटी यानी जनधन, आधार और मोबाइल की क्षमता को अनलॉक किया। मोदी सरकार ने धन के लीकेज के मुद्दे को बहुत ही गंभीरता से लिया और डीबीटी के माध्यम से एलपीजी सब्सिडी स्थानांतरित करने की पहली किस्म की जेएम पहल योजना ने धन के लीकेज को 24% कम कर दिया। ये अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के आदर्श के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता है कि आधार के उपयोग ने डीबीटी के तहत 90 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 34 लाख करोड़ से अधिक के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान की है। डिजिटल इंडिया के साथ साथ मोदी सरकार ने स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन और सामाजिक पूंजी का भी उपयोग किया। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से उद्यमिता पर जोर दिया गया। मुद्रा योजना के माध्यम से बड़े पैमाने पर सुलभ ऋण का प्रावधान दिया गया। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का कौशल बढ़ाना और पीएम स्वनिधि के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर्स को लोन देना और समाज के सभी वर्गों से नौकरी के अवसरों के निर्माताओं को सशक्त बनाने पर सरकार का विशेष फोकस रहा। पीएम किसान सम्मान निधि ने किसानों को सशक्त बनाया, उनकी आय में सुधार किया। यूपीए की कृषि ऋण माफी और ऋण राहत स्कीम ADWD ने किसानों के लोन के प्रवाह को भारी नुकसान पहुंचाया।
इसके विपरीत किसान सम्मान निधि ने किसानों की लोन चुकाने की क्षमता को सशक्त बनाया। वन नेशन वन मार्केट के लिए जीएसटी से सुधारों की शुरुआत की गई। इंटरनेट की सस्ती कीमतों और उल्लेखनीय गति से 5G के रोल आउट को सक्षम करके एक नई इंटरनेट अर्थव्यवस्था का निर्माण किया। ई गवर्नेंस के माध्यम से अधिक पारदर्शिता स्थापित की। GeM जैसे प्लेटफॉर्म ने खरीद प्रक्रियाओं से बिचौलियों को पूरी तरह से खत्म कर दिया। भ्रष्टाचार के प्रति मोदी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया। ये सभी मोदी सरकार की कार्यगति का ही नतीजा है कि यूपीए ने भारतीय अर्थव्यवस्था को जिस गर्त में पहुंचा दिया था, वो आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। यूपीए और मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा हमारे सामने है। ये सिर्फ कही सुनी बातें नहीं है, व्हाइट पेपर के द्वारा ब्लैक एंड व्हाइट में हमारे सामने है। हम किसी भी नजरिए से देखें तो दोनों सरकारों की कार्यनीति में जमीन आसमान का अंतर साफ दिखता है। अब हमें और आपको ही तय करना है कि आने वाले अमृतकाल में किसकी सरकार होनी चाहिए, जो विकास की राह पर चले या जो विकास को नजरअंदाज करे। रियल स्टोरी के इस एपिसोड में इतना ही। मोदी सरकार ने व्हाइट पेपर में यूपीए सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन को उजागर किया है। इस पर आपकी क्या राय है, लिखकर हमें जरूर बताएं। रियल स्टोरी के अगले एपिसोड में एक नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।